हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ शो। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या एस्पेक्ट देखने होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो व्हाट इज़ बैंक मार्केटिंग ये जानेंगे हम, और व्हाट इज़ बैंक मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग का क्या मतलब है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी देखेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड। देखिए, रिटेल बैंकिंग अनलाइक कारपोरेट बैंकिंग इज प्राइमरली ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कस्टमर ईच बैंक पोजेस। मतलब कहने का ये है कि रिटेल बैंकिंग जो है कारपोरेट बैंकिंग से अलग होती है। कारपोरेट बैंकिंग में हम कारपोरेट क्लाइंट को, बिजनेसमैन को डील करते हैं। रिटेल बैंकिंग में हम इंडिविजुअल कस्टमर को डील करते हैं। तो रिटेल बैंकिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो प्राइमरली किसके द्वारा ड्राइव की जाती है? नंबर ऑफ़ कस्टमर, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर किसी बैंक के पास हैं, उसी से रिटेल बैंकिंग की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो मान लीजिए किसी बैंक के पास 2 करोड़ कस्टमर है, किसी बैंक के पास 6 करोड़ कस्टमर है, किसी बैंक के पास में मान लीजिए 100 करोड़ कस्टमर है। डिपेंड करता है कितने कस्टमर किस बैंक के पास में हैं, उसी से पता चलता है। मतलब रिटेल बैंकिंग जो है उसी से जानी जाती है एक तरीके से। द मोर द नंबर ऑफ कस्टमर मोर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग मॉडल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट वो देंगे बैंक को रिटेल बैंकिंग से भी प्रॉफिट होता है और भी बिजनेस से प्रॉफिट होता है, रिटेल बैंकिंग से भी प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा सर्विसेज लेंगे। अगर ज़्यादा रिटेल बैंक कस्टमर होंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा ब्याज हमें मिलेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और रिटेल बैंकिंग की स्ट्रेंथ भी पता चलती है। रिटेल बैंकिंग का मॉडल हमारा कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो नंबर ऑफ़ कस्टमर से पता चल जाती है। सिंस प्रॉफिट है टू बी ड्राइव फ्रॉम लार्ज क्लाइंटेल बेस, बैंक वुड बी मोर कंफर्टेबल विद ब्रॉडर बेस एंड वुड फोकस ऑन बिल्डिंग अप कस्टमर बेस। तो ये कह रहे हैं कि जो कि प्रॉफिट जो है आता है वो कहाँ से? ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर बेस से आता है। इसलिए बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर कस्टमर बेस ज़्यादा बड़ा हो, ब्रॉडर हो, और बैंक का जो मेन फोकस होगा रिटेल बैंकिंग में वो होगा कि वो कस्टमर बेस को और बड़ा करे और ज़्यादा कस्टमर्स को अपने बैंक से जोड़े। ठीक है फ्रेंड, तो रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है? रिटेल बैंकिंग में नंबर ऑफ़ कस्टमर से पता चलता है कि कैसी हमारी बैंकिंग है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में नंबर ऑफ़ कस्टमर कम होते हैं, बिजनेस जो होता है उसका जो टिकट साइज होता है वो बड़ा होता है फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल बैंकिंग क्या होती है ना, कितने कस्टमर किस बैंक के पास है उससे पता चलता है रिटेल बैंकिंग के स्ट्रेंथ के बारे में। जितने ज़्यादा कस्टमर होते हैं उतना ही ज़्यादा बैंक प्रॉफिट कमाता है और उतना ही अच्छी स्ट्रेंथ में हमारा रिटेल बैंकिंग का मॉडल होता है। क्योंकि प्रॉफिट जो है ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट से हमें मिलता है, जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए जो है वही बैंक कंफर्टेबल ज़्यादा होता है जिसका जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा ब्रॉडर हो। जो ज़्यादा कस्टमर 10 करोड़ 20 करोड़ कस्टमर जिसके पास है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा देन कि जिसका 10 लाख 12 लाख कस्टमर हैं। और बैंक इसमें रिटेल बैंकिंग में फोकस भी इसी बात पर करता है कि हमारा कस्टमर बेस धीरे धीरे बड़ा हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो टू अचीव दैट मार्केटिंग प्रोमिसेस एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर द टॉप प्रायोरिटी ऑफ बैंक इन रिटेल बैंकिंग स्पेस। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग के प्रोमिसेस। मार्केटिंग मतलब हम जब मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की तो उसमें प्रोमिसेस करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट इसमें ये फीचर्स हैं, ये ऑफर्स हैं, है ना। तो उसके मार्केटिंग के प्रोमिसेस इसमें होते हैं। और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हमने कहा है मार्केटिंग के जरिए आपको, उनकी डिलीवरी आपको टाइम पर करवा दें, एक्सीलेंस सर्विस आपको प्रोवाइड करवा दें, यही बैंक की टॉप प्रायोरिटी होती है रिटेल बैंकिंग स्पेस में। रिटेल बैंकिंग में खास करके यही प्रायोरिटी होती है बैंकों की कि वो मार्केटिंग प्रॉमिस जो किया हुआ है उस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी अपने कस्टमर को कर दें, यही उनका टॉप प्रायोरिटी होती है। मार्केटिंग इज देयरफॉर अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ मार्केटर क्रिएट्स, कम्युनिकेट्स एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। तो अगर हम कहना चाहें तो मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए जो मार्केटर जो होता है, जिसने मार्केटिंग की है, वो क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है वैल्यूज़ टू कस्टमर। अपने कस्टमर को मतलब वैल्यूज़ डिलीवर करता है, अपने कस्टमर को वैल्यूज़ कम्युनिकेट करता है, क्रिएट करता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट किसका आता रहता है? टूथपेस्ट का आता रहता है। तो टूथपेस्ट वाले क्या करते हैं? वो बताते हैं कि जो सबसे फ़नी वाला होता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से मार्केटिंग में आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारे टूथपेस्ट में साल्ट भी है, ठीक है। और जो प्रॉमिस किया है उस प्रोडक्ट को और सर्विस को डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केटिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि एक तरीके से वो वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राई टू क्रिएट, कम्युनिकेट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ हमारे
मतलब इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं। उसी तरीके से बैंकिंग में भी होता है फ्रेंड्स हैं। एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, और अपने कस्टमर को एक वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए स्ट्रांग कस्टमर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में जो एक टारगेट ये भी होता है फ्रेंड्स कि हम अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जो भी कस्टमर हमसे जुड़े वो उसके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहे, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक को भी फ़ायदा करें और जो बैंक के स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने शेयर वगैरह परचेज कर रखा उनको भी बेनिफिट हो। तो ये बेसिक पर्पज़ होता है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो हमने ये देखा कि मतलब कोई भी बैंक क्या चाहता है, रिटेल बैंकिंग में कोई भी बैंक ये चाहता है कि हमारा नंबर ऑफ़ कस्टमर बेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम जोड़ें ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे। इसी चीज़ को करने के लिए मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है, और जो भी मार्केट प्रॉमिस किया जाता है मार्केटिंग में और डिलीवर किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, यही टॉप प्रायोरिटी होती है बैंकों की रिटेल बैंकिंग स्पेस में। और मार्केटिंग इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें मार्केटिंग करने वाला क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है वैल्यू अपने कस्टमर को, कोई न कोई वैल्यू डिलीवर कर देता है। और इसमें स्ट्रांग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश की जाती है, जो कि बैंक को भी बेनिफिट करता है और उसके स्टेक होल्डर जो उसमें शेयर वगैरह परचेज किए उनको भी फ़ायदा पहुँचाता है। अब आगे फ्रेंड्स हम 2-3 जो मार्केटिंग के लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी हुई है मार्केटिंग की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्केटिंग इन बैंकिंग। पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग की बात यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग में मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द रिलेवेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कस्टमर बेस, और कस्टमर बेस के लिए मार्केटिंग का क्या रिलेवेंस होता है। तो पहली डेफिनेशन है सर फ्रेडरिक सी बॉम के जरिए, ठीक है, इन्होंने दिया, सर फ्रेडरिक सी बॉम है इनका नाम। इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया बैंक मार्केटिंग एज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विस एट ए प्रॉफिट टू द बैंक। तो सर फ्रेडरिक सी बॉम, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स ये आपसे कि ये डेफिनेशन किसने दी हुई है। तो सर फ्रेडरिक सी बॉम ने कहा है, नाम मैं अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो सॉरी है उसके लिए, आप लोग देख लीजिएगा स्पेलिंग यहाँ से, ठीक है। द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विसेज एट ए प्रॉफिट टू द बैंक। तो यहाँ पर मार्केटिंग क्या हो गई, बैंक मार्केटिंग क्या हो गई इनके हिसाब से, क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विसेज। यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें एट ए प्रॉफिट टू द बैंक। और साथ ही साथ में कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जरूरी है, उसके साथ साथ बैंक प्रॉफिट भी कमाए वो, अगर तो इसे ही यहाँ पर बैंक मार्केटिंग कहा है किसने, सर फ्रेडरिक सी बॉम ने। सर फ्रेडरिक सी बॉम ने क्या कहा कि क्रिएट करना है और डिलीवर करना है ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्ट को जो कस्टमर के लिए सेटिस्फाइंग हो और साथ ही साथ बैंक को प्रॉफिट भी हो जाए, तो वो आपकी बैंक मार्केटिंग कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन दी है केंथ एंड्रयू ने, इन्होंने बैंक मार्केटिंग को डिफाइन किया है, केंथ एंड्रयू है इनका नाम फ्रेंड्स, इन्होंने डिफाइन किया है बैंक मार्केटिंग को, द मैचिंग ऑफ बैंक्स रिसोर्सेज विद द कस्टमर्स नीड इज इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर। तो मैचिंग करने की कोशिश की जा रही बैंक के रिसोर्स की, जो भी बैंक के पास रिसोर्स है उसको मैच करने की कोशिश की जा रही है कस्टमर की नीड से, कस्टमर की जो नीड है और जो बैंक के रिसोर्स हैं उनको मैच करने की कोशिश की जा रही है इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर। और जब हम ये मैच करने की कोशिश करें उस समय प्रॉफिट की भी पूरी कोशिश करें, जितना प्रॉफिट हो सके उतना प्रॉफिट भी कमाएं। तो कस्टमर की जो नीड है उसको फुलफिल करने की जो है कोशिश की जा रही है बैंक के रिसोर्सेज के द्वारा, ये डेफिनेशन दी है केंथ एंड्रयू ने। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर फ्रेडरिक ने क्या कहा कि यहाँ पर हम जो है क्रिएट करने की और डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें और बैंक को प्रॉफिट भी दें। केंथ एंड्रयू क्या कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बैंक के रिसोर्सेज का यूज करके कस्टमर की नीड को मैच करने की कोशिश या मीट करने की कोशिश की जा रही है मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर में। प्रॉफिट यहाँ भी कमाने की कोशिश है, प्रॉफिट यहाँ भी कमाने की कोशिश है। बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम बैंक के रिसोर्स का यूज करके कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है क्रिएट और डिलीवर करने की कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो बैंक को प्रॉफिट भी पहुँचा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन है फ्रेंड्स आपकी ए मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन स्पेल्ड आउट बाई डेरेक वेंडर वेयर, इन्होंने दी हुई है तीसरी डेफिनेशन मार्केटिंग की। लुक्स एट बैंक मार्केटिंग एज ए प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी एम एट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है डेरेक वेंडर वेयर ने, इन्होंने डेफिनेशन दी है बैंक मार्केटिंग की। इन्होंने कहा कि ये प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जो कि एम करती है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस पर। ठीक है, तो ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी माना इन्होंने
कि जो हमारी मार्केटिंग होती है, बैंक में जो मार्केटिंग होती है वो एक प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जिसका एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस को फाइंड करना। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंस लाने की कोशिश की जाती है प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी के द्वारा। ऐसा मानते हैं बैंक मार्केटिंग को कौन? डेरेक वेंडर वेयर। ठीक है, तो इन्होंने जो ये डेफिनेशन दी है, अगर इसको हम थोड़ा सा एलोबरेटिव मैडम में देखना चाहें तो दिस एक्सप्लेनेशन के तहत क्या क्या होता है स्पेल्ड आउट बाय हिम मोर रिटेल बैंकिंग स्पेस में, अगर इनकी डेफिनेशन को हम रिटेल बैंकिंग स्पेस में फिट करने की कोशिश करें जो इन्होंने दी हुई है डेरेक वेंडर वेनर ने, तो इसमें हम क्या करेंगे? रिटेल बैंकिंग में हम क्या क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें क्या अचीव करना है? ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस अचीव करना है प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी के जरिए। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन फ्यूचर। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहली कोशिश कि सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट जो है अभी जो है या फ्यूचर में जो होगी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। एसेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द कस्टमर, फिर हम कस्टमर की नीड को एसेस करने की कोशिश करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि अभी क्या नीड है कस्टमर की और फ्यूचर में उसे क्या नीड हो सकती है, उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं। सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल एंड मेकिंग प्लान टू मीट देम, फिर हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस डेवलपमेंट का गोल बनाएंगे, एक टारगेट बना लेंगे और उसके हिसाब से प्लान करेंगे उसको मीट करने का। एडेप्टिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट इन द मार्केट प्लेस, फिर उसके बाद में अब जब हम इस प्लान वगैरह बना करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर जो चेंजेज आएंगे इन्वायरमेंट में उसको भी हमें अडॉप्ट करते रहना होगा फ्रेंड। तो ये इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है किसमें? डेरेक वेंडर वेयर वाली डेफिनेशन में। तो डेरेक वेंडर वेयर डेफिनेशन क्या कहती है कि बैंक मार्केटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस फाइंड करने की कोशिश की जा रही है बिजनेस स्ट्रेटजी या प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी के जरिए। तो हमें बिजनेस एक्सीलेंस कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहली बात तो ये कि वो सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट जो अभी है या फ्यूचर में होगी उसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेजेंट में और फ्यूचर में कस्टमर की क्या नीड है, इस समय कस्टमर क्या चाह रहा है, फ्यूचर में क्या चाहेगा, उसको भी एसेस करने की कोशिश करते हैं, मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बिजनेस डेवलपमेंट के गोल अपने सेट कर लेते हैं और उसको मीट करने के लिए उसी के हिसाब से प्लान बना लेते हैं। और एक बार प्लान बना लिया और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया तो अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें भी अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इट विल बी वेरी क्लियर that all the above concept pointed out for well laid marketing strategy for retail banking focus on customer। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर एक्सप्लेन किया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि हमें एक वेल लेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिटेल बैंकिंग के लिए, और जिसमें फोकस किस पर करना होता है? कस्टमर पर फोकस होना चाहिए। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड एक तरीके से कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिटेल बैंकिंग के लिए जिसमें हमें फोकस कस्टमर पर करना होता है। एज सेड अर्लियर, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कस्टमर इज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन रिटेल बैंकिंग। तो कस्टमर जो है रिटेल बैंकिंग में मेन तो यही है ना कि जितने ज़्यादा कस्टमर उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। तो कस्टमर जो है सेंटर है रिटेल बैंकिंग के। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? कस्टमर है, चाहे रिटेल बैंकिंग हो चाहे उसकी मार्केटिंग हो, दोनों में ही जो है कस्टमर मेन सेंटर पर होता है। ऑल द एक्टिविटीज़ हैव टू बी फोकस टूवर्ड, अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम रिटेल बैंकिंग के मार्केटिंग में करेंगे या रिटेल बैंकिंग में करेंगे वो उसमें हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड, हमारी कोशिश होगी कि हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड, अब ऐसे प्रोडक्ट हम डेवलप करें ताकि हम कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकें। प्रोवाइडिंग देम विथ इफिशिएंट डिलीवरी चैनल फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट, उनको इफिशिएंट डिलीवरी चैनल भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट को हमसे ले सकें, अवेल कर सकें। इफिशिएंट डिलीवरी चैनल का मतलब जैसे हमारी ब्रांचेज हो गई फ्रेंड्स, है ना, फिजिकल फॉर्म में देती हैं या फिर जो है सर्विसेज देती हैं, या फिर जो है हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह होती है वो आपका वर्चुअल फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो डिलीवरी चैनल भी जो है इफिशिएंट हमारा होना चाहिए। मेक देम अवेल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली लेता रहे। मतलब कहने का कभी हाउसिंग लोन ले लिया उसने, कभी ओडी ले ली, कभी करंट अकाउंट ओपन करा, इस तरीके से हम कोशिश यही करेंगे कि वो जो है हमारे प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बाई करता रहे। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव इनिशिएटिव इज टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट, और ये जितना भी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऊपर हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है ये सारा कुछ, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि हम ग्रो करें, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करे और हमें प्रॉफिट हो, यही हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। एक बार फिर से हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं।
सर फेडरिक के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, फेडरिक ने क्या कहा कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं और डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें ताकि बैंक को प्रॉफिट भी हो। केंथ एंड्रयू ने कहा कि यहाँ पर बैंक के रिसोर्सेस और कस्टमर की नीड को मैच करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है डेरेक वेंडर वेयर ने कहा कि जो है ये प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस अचीव करना चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा बैंक को, ये आइडेंटिफाई करेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट अभी कौन सी है और फ्यूचर में कौन सी होगी, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट में और फ्यूचर में कस्टमर की नीड क्या होगी वो हम एसेस करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए हमें अब आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने, अब इसके बाद में गोल बनाएंगे कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हम कितने कस्टमर तक, 5 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। अगर हम 5 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसको मीट करने के लिए हमारा प्लान क्या होगा, क्या हम मार्केट में जाएंगे या फिर कैसे करेंगे, अपने सभी कस्टमर से मिलेंगे, क्या करेंगे, वो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। अडॉप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में जो एनवायरनमेंट बदल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी हमें करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करके उसके हिसाब से ढालना भी पड़ेगा। अब ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर हमें ये सब कुछ अचीव करना है तो एक जो है हमारी वेल डिफाइंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिटेल बैंकिंग के लिए, और जिसमें फोकस किस पर होना चाहिए, कस्टमर के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब पहले भी बताया गया है कि मतलब जो कस्टमर है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रिटेल बैंकिंग का और मार्केटिंग का। कस्टमर कौन है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, मतलब मेन जो है वो कस्टमर ही है रिटेल बैंकिंग में। तो ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी हमें करना है वो कस्टमर के ओरिएंटेशन से ही करना है और हमारा फोकस जो है किसके टुवर्ड होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड। अब मेन जब कस्टमर है तो हमें कस्टमर की नीड को ही आइडेंटिफाई करना होगा, ऐसा अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट डेवलप करना होगा जो कि क्लाइंट की या कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सके। प्रोवाइडिंग देम एफिशिएंट डिलीवरी चैनल, ऐसे डिलीवरी चैनल अवेलेबल करवाना होगा ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ले सकें। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट तो अवेलेबल है लेकिन वो उसे बाई नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए हमारी ढेर सारी ब्रांचें ओपन की जाती हैं, ढेर सारे ATM लगाए जाते हैं, पॉस मशीनें लगाई जाती हैं, ये सारे काम किए जाते हैं इसीलिए ताकि उनको एफिशिएंट डिलीवरी चैनल मिलता रहे। और और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे कस्टमर हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे प्रोडक्ट को अवेल करते रहें, खरीदते रहें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इन सभी प्रोसेस को करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस को ग्रो करना है और प्रॉफिट को कमाना होता है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो ये इतनी बात हमने क्लियर समझ ली। अब मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग की शुरुआत करेंगे फ्रेंड। देखिए आप दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कि मार्केटिंग रिटेल बैंकिंग में कैसे की जाती है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कंप्राइजेज डिफरेंट स्टेजेज। तो मार्केटिंग जो प्रोसेस है उसमें कई सारी स्टेजेज हैं, उनमें से हम हर एक स्टेज के बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 स्टेजेज की चर्चा की गई है फ्रेंड्स। मार्केटिंग में, रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग में 4 स्टेजेज हैं। मार्केटिंग एनालिसिस की जाएगी, मार्केटिंग में प्लानिंग की जाएगी, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन और मार्केटिंग कंट्रोल किया जाता है। मार्केटिंग एनालिसिस की जाती है, पहले एनालिसिस की जाती है कि हाँ हम क्या चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को लाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और जब एक बार प्लानिंग हो जाती है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक बार हमने सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया फिर हम मार्केटिंग कंट्रोल करके ये देखते हैं कि जो हमने सोचा था वही हमने किया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। तो ये 4 स्टेजेज हैं जिनके थ्रू हमें जाना है और इन चारों के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग अगर रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग में कौन कौन सी स्टेजेज हैं, तो 4 स्टेजेज होती है फ्रेंड्स आपकी, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन और मार्केटिंग कंट्रोल। ठीक है, तो मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एट दिस स्टेज एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एनालाइजिंग द मार्केट एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है एनालाइजिंग द मार्केट, मार्केट को एनालिसिस करता है। ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का भी एनालिसिस करता है कि कंपटीटर वगैरह हैं कि नहीं हैं। इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इस प्रोडक्ट, जहाँ जिस इन्वायरमेंट में इसको अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है उसके बारे में बाकायदा एनालिसिस करनी होती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल CIB के जो वीडियोज़ अगर बनाने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में डिमांड है या नहीं है CIB की वीडियो की, एनालिसिस करनी पड़ेगी मार्केट की। उसके बाद में मार्केटिंग इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा कि क्या मतलब अगर हम CIB की वीडियो लेकर आते हैं बेनिफिट होगा या नहीं होगा। वही चीज़ जहाँ पर भी इसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना होगा कि वो एनालिसिस करे मार्केट की एनालिसिस करे और मार्केटिंग इन्वायरमेंट की भी एनालिसिस करे जहाँ पर इसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और फॉर गेनिंग इनसाइट इनटू द मार्केट एंड कंपटीटर, अगर आपको मतलब जो है मार्केट की और जो है कंपटीटर्स की अच्छी इंसाइट लेनी है, जानकारी लेनी है, तो शॉर्ट एनालिसिस के लिए रिकमेंड किया जाता है। शॉर्ट एनालिसिस क्या होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट।
कई बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है फ्रेंड्स मार्केटिंग में। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है, इन चारों चीज़ों को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हम अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर मार्केट की प्लानिंग की जाती है फ्रेंड्स। ओके, मार्केट की अब एक बार आपने एनालिसिस कर ली कि हाँ हमारी स्वॉट एनालिसिस कर ली कि कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें देख ली तो प्लानिंग शुरू करते हैं। एट दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फोकस ऑन डिफाइनिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाएगा, अपने गोल्स डिफाइन करेगा और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। तो SBU मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है। तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे टाटा कंपनी है तो उसमें TCS सॉफ्टवेयर का काम करती है, टाटा साल्ट अपना काम करता है और टाटा मोटर्स अपना काम करता है। तो हर एक इसमें से एक सेपरेट यूनिट होती है, अलग फंक्शन करती है, तो उसे ही SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। इट आल्सो चाक आउट द इशू दैट इट मे फेस। अब जब आप मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय आप क्या क्या इशू फेस कर सकते हैं मार्केट में, उसको भी प्लान चेकआउट करना पड़ता है। क्या क्या मतलब हमें कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हमें जो है मतलब गवर्नमेंट से कोई परमिशन की नीड है, या फिर कहीं पर पोस्टर लगाना है तो क्या उसके लिए कोई परमिशन की नीड होगी। तो इस तरीके से जो इश्यूज फेस हो सकते हैं हमें, उसको भी हमें चेकआउट करना होता है। द मार्केटिंग प्लान फॉर ईच बिजनेस प्रोडक्ट आर ब्रांड इज ड्राफ्टेड। तो हर एक बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए या ब्रांड के लिए मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, और इस ड्राफ्ट को ऑफरिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए बैंक ने कोई नया RD अकाउंट ओपन किया है, कोई नए तरीके का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लेकर आया जिसमें वो 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। मान लीजिए नॉर्मली लोग 5% कर रहे हैं, हम 6.5% कर रहे हैं। तो अब इस जो हमने ये नया मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए मार्केटिंग का प्लान हम उस प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। एक प्लान बनेगा, एक जो है मार्केटिंग प्लान ड्राफ्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा कि हाँ हम ऐसे ऐसे इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। जो ATM होंगे वहाँ पर हम इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, जो बड़े बड़े जो है आपके चौराहे हैं वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेंगे, TV पर इसका एडवर्टीजमेंट देंगे। तो इस तरीके से आप एक मार्केटिंग का प्लान बना लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, और इस ड्राफ्टिंग को ही ऑफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस ड्राफ्ट को ऑफरिंग कहते हैं। इट इज़ फॉलोड बाई सेटिंग अप एन एग्जीक्यूटिव समरी, एक्टिव एक्शन प्रोग्राम्स, बजटिंग एंड कंट्रोल्स। इसके बाद में एक बार आपने ऑफरिंग तैयार कर ली या ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो एग्जीक्यूटिव समरी किया जाता है। मतलब कहने का आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनको आप समराइज करेंगे कि हमने ये मार्केटिंग प्लान मतलब ड्राफ्ट किया हुआ है, एक बार आप इसको रिव्यू करिए। एक्शन प्रोग्राम्स तैयार होते हैं कि क्या कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा। बजटिंग की जाती है, कितना पैसा अलॉट होगा इस पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए। एंड कंट्रोल्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि पैसे की बर्बादी ना होने पाए। देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फॉर ईच बिजनेस प्रोडक्ट एंड ब्रांड। तो हर एक जो है प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए या ब्रांड के लिए अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। किसके लिए, टारगेट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी होगी, पोजीशनिंग कैसे करनी है मतलब मार्केट में हमें क्या पोजीशन बनानी है उसकी अलग, मार्केटिंग मिक्स, इसमें 7 P's होते हैं फ्रेंड्स जिनको हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी जो है आपका स्ट्रेटजी बन जाती है कि हाँ हम कितना एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई मार्केटिंग एनालिसिस। क्लियर हो गया होगा मार्केटिंग एनालिसिस में हम क्या करना चाह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो कैसी है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा है, क्या हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी चीज़ को देखने के लिए अगर अच्छे से समझना है, मार्केट के अच्छे से समझना है और अपने कंपटीटर को अच्छे से समझना है तो स्वॉट एनालिसिस की जाती है। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट होता है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके। फिर मार्केटिंग में हम प्लानिंग करते हैं। मार्केटिंग में प्लानिंग के तहत हम क्या करते हैं, SBU बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, अपना गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और अगर कोई इशू हम फेस करने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर स्ट्रेटजी बना लेते हैं। मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक बिजनेस के लिए और ब्रांड के लिए एक मार्केटिंग प्लान ड्राफ्ट कर दिया जाता है और इस ड्राफ्ट को ऑफरिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार आपने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो आपको अपने एग्जीक्यूटिव को इसको समराइज़ करना होगा। एक्शन प्रोग्राम आप तैयार करोगे कि कैसे कैसे हम इसको 10 दिन में कहाँ तक पहुँचाएंगे, पूरे भारत में कितने दिन में पहुँचाएंगे। उस तरीके बजटिंग की जाती है कि हाँ 60 लाख रुपए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में हम खर्चा करेंगे,
कंट्रोल्स भी रखे जाते हैं, कंट्रोल मेजर के बारे में भी अभी हम चौथा टॉपिक इसी में है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, हर एक देखिए यहाँ पर टारगेट करना है, किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना है। पोजिशनिंग, हम मार्केट में कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, और हर एक बिजनेस प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए हमें स्ट्रेटजी, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इन सब के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है। अब एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो आप इम्प्लीमेंटेशन के दौर पर पहुंच जाते हैं, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन आंसर क्वेश्चंस लाइक, अब इस स्टेज पर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, हु कौन है ना, वेयर कहाँ पर, व्हेन कब, हाउ कैसे, मतलब कहने का जितने डब्लू वाले क्वेश्चन हैं वो अब यहाँ पर आंसर करने की कोशिश होती है। फॉर ऑफरिंग, जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया है उसमें कहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कैसे प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेंगे, कौन इसको परचेज करेगा, कौन हमारा कस्टमर होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। इट फोकसेस ऑन परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन राइट मैनर, अब यहाँ पर जो भी एक्टिविटी आपको करनी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको सही तरीके से करना जरूरी होता है, इस बात पर फोकस दिया जाता है। दिस डिपेंड ऑन ब्लेंडिंग पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवार्ड सिस्टम। अब कितना अच्छे से हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे वो डिपेंड करता है कि पीपल कितने ब्लेंडिंग है, मतलब आपस में कितना घुल मिल सकते हैं, जहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, डिसीजन और रिवार्ड सिस्टम हमारा कैसा है, इन सभी बातों से ही मिल करके ये बात डिसाइड होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी। स्किल्स एंड कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम दैट सपोर्ट स्ट्रेटजी आल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी स्किल और कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम, मतलब कहने का एक जुड़ा हुआ प्रोग्राम, आपस में एक कोहेसिव मैनर में बना हुआ प्रोग्राम मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में मार्केटिंग कंट्रोल कैसे की जाती है, तो देखिए एक बार आपने इस स्टेज में आने के बाद में क्या करते हैं, जो भी आपने पैसा अलॉट किया ना उसकी ऑडिटिंग वगैरह की जाती है कि जो खर्चा किया गया सही किया गया कि नहीं किया गया है। तो इन दिस स्टेज एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द जॉब ऑफ रेगुलेटिंग इट्स गोल बाई ऑडिटिंग, मेजरिंग, एवेल्युएटिंग एंड एक्टिंग अपॉन द डिफाइंड पैरामीटर ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने जो भी गोल्स जो है डिफाइन किए थे उसकी ऑडिट करेगी, मेजरिंग करेगी, इवेल्युएट करेगी और देखेगी कि जो भी पैरामीटर, कंट्रोल के पैरामीटर हैं, क्या उन पर हमने सही से काम किया है या नहीं किया है। अब इसको दो तरीके से किया सकता है, एक रिएक्टिव मेथोडोलॉजी, मतलब कहने का बाद में हम किसी चीज़ को चेक करें, पहले हो जाने दें सारा कुछ फिर बाद में चेक करें, और दूसरा प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी, इसमें प्रोएक्टिव मतलब इधर प्रक्रिया और जो है चेकिंग दोनों साथ साथ चलती रहे, मतलब कहने कि उधर मार्केटिंग हो रही और साथ साथ ऑडिटिंग उसके पैरेलल में ही हम अगर कर दें तो वो आपका फ्रेंड्स प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी हो जाती है। फाइनली करेक्टिव एक्शन इज टेकन एट द ऑपरेशनल लेवल आर स्ट्रेटजिक लेवल। अब जो अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसमें करेक्टिव एक्शन कैसे लिया जाएगा, वो आप ऑपरेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और स्ट्रेटजिक लेवल पर भी, जहाँ स्ट्रेटजी बनाई गई है उस लेवल पर भी कर सकते हैं, और जहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशनल लेवल का मतलब हुआ मार्केट में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो गई उस लेवल पर या जहाँ पर स्ट्रेटजी बनी हुई है वहीं पर ही सुधार किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ द पैरामीटर। जो पैरामीटर डिस्टर्ब है हमारा कंट्रोल एस्पेक्ट का, उसके रिलेवेंस के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मार्केटिंग कंट्रोल आपका हो गया। तो मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी ऑफरिंग क्या होती है, जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया किसी प्रोडक्ट के लिए वो ऑफरिंग होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आंसर करती है इन क्वेश्चंस का कि कैसे हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहाँ पर लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, किसको लॉन्च मतलब किसको प्रोडक्ट ऑफर करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ का फाइनलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है और राइट मैनर में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। इस बात पर मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत फोकस करता है। अब ये जो हमने एक्टिविटी करनी है, सही से करनी है, वो डिपेंड किस बात पर करती है कि जो पीपल हैं वो कैसे हैं, जो जहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉन्च करें उसका कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, डिसीजन और रिवार्ड सिस्टम हमारे अपने बैंक का कैसा है। अगर हमारे बैंक का डिसीजन सिस्टम, कोई डिसीजन है जो कि गड़बड़ लग रहा है, अगर हम उसमें सजेशन देते हैं और इम्प्रूवमेंट आती है तो डिसीजन सिस्टम अच्छा है। रिवार्ड भी दिया जा सकता है अपने एम्प्लॉय को, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्किल और कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम जो है मतलब सपोर्ट स्ट्रेटजी प्ले ए वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग हैं उनकी स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए और जो एक्शन प्रोग्राम है वो कोहेसिव होना चाहिए, अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ होना चाहिए। मार्केटिंग कंट्रोल में फ्रेंड्स आपका क्या आता है, इस स्टेज पर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द जॉब ऑफ रेगुलेटिंग इस गोल बाई
तो एक बार आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द जॉब ऑफ रेगुलेटिंग इट्स गोल। अब जो भी इसका टारगेट था, उद्देश्य था, गोल था, उसकी ऑडिटिंग करता है, मेजरमेंट करता है कि क्या हमने अचीव करना चाहा था, क्या हम 2 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना चाहते थे, हम 2 करोड़ कस्टमर तक पहुंचे या नहीं पहुंच पाए। तो उसी चीज़ को ऑडिट करता है, मेजरमेंट करता है, इवेल्युएट करता है, और जो भी डिफाइंड पैरामीटर कंट्रोल के थे उनको चेक करता है कि हाँ जो कुछ भी चाहिए थे वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। रीएक्टिव मेथोडोलॉजी मतलब कहने का एक बार पूरा टास्क हो जाए फिर उसको चेक करना, और प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी मतलब टास्क के साथ साथ चेकिंग का करते रहना है। ठीक है। फाइनली हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, और वो ऑपरेशनल लेवल पर भी हो सकता है और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पैरामीटर हमारा है वो उसका कंट्रोल एस्पेक्ट में रिलेवेंस कितना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं इसमें कवर किए, क्योंकि बहुत देर तक पढ़ाने में दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।